Hello viewers, very good morning to all of you. I am Shabab Khan. I am your English teacher, friend and guide. I welcome all of you in today's Gaya Guidance program. So, as you know, in previous class we have studied about letters, words, and now we will study about sentence, and it is a very integral part of sentence because we express our thoughts and feeling in sentence. So let us know what we have to study in today's session, what I am going to cover you. So let me remind you today that first and foremost we will study about sentence. What exactly is sentence? And there are three key points about sentence which we will also discuss in the class. Next thing, sentence has been divided into two parts, that is subject and predicate. So it is a very important, we will discuss. And next, see here main components of sentence, complement, sentence patterns. These are the items of grammar which we'll cover in today's session. So students, see here, as we have read in previous class about word, what is a word? In the same way here, these are the words, these are the collection of these are the bricks, but this is a collection of bricks. So when we combine many words, several of words, that gives clear meaning, that we call sentence. हिंदी में यूं कहें, वाक्य शब्दों का समूह को कहते हैं जिससे कुछ ना कुछ अर्थ निकले, मीनिंग निकले, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं. जैसे आप देखें उदाहरण के तौर पर यहाँ बी मैक्स हनी, द बाइबल इज अ होली बुक, टाइम इज मनी, राम प्लेज क्रिकेट. ये सारे सेंटेंस एक ऑर्डर में है, जो पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, और साथ ही साथ ये वाक्य कुछ अर्थ दे रहे हैं, मीनिंगफुल वाक्य हैं जिसे हम लोग ग्रामर की जबान में सेंटेंस कहते हैं. तो आप लोग समझ चुके होंगे कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंसेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक फुल सेंस. होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड sentence. Now let us move to the next point. This is a very important thing. See in example, गया is a holy city. बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं पढ़ाने के दरमियान वो अंग्रेजी लिखने में बहुत भारी गलती करते हैं. जैसे गया एक शहर का नाम है, जी जो वो लिखते हैं तो वो छोटा स्मॉल कर देते हैं. किसी भी नाम को या शुरुआत जो करते हैं बच्चे वो स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, जो अंग्रेजी में सरासर गलत है. इट इज ए कॉम्प्लीटली रॉन्ग एंड इट इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. जब भी आप कोई वाक्य की शुरुआत करें सबसे पहले कैपिटल लेटर से शुरू करें. यहां मैंने करेक्ट भी दिखाया है. तो फर्स्ट पॉइंट, नंबर वन पॉइंट इज द सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. यू मस्ट रिमेंबर इट स्टूडेंट्स. यू मस्ट fix in your mind and brain that sentence always begins with a capital letter. See more example, the sentence always ends with a full stop, question marks and sign of exclamation as per kinds of sentence. हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रूल ये होता है, जब हम लोग वाक्य का अंत होता है तो आखिरी में हम लोग सेंटेंस के अनुसार हम लोग आखिरी में फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं. बहुत से बच्चे लिखने में ये भी बहुत सारी भारी गलतियां करते हैं. वो समझ नहीं पाते हैं कि मुझे कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है. अगर सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट होता है बच्चों तो वहां हम लोग जनरली फुल स्टॉप लगाते हैं. जैसे देखिए यहां उदाहरण के तौर पर मैंने दिया है, गीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. एक सिंपल स्टेटमेंट है, गीता एक अक्लमंद लड़की है, जिसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगाया. ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सेंटेंस है और सेंटेंस के सिंपल स्टेटमेंट के आखिर में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इस तरह की गलतियां अक्सर हम पॉइंट आउट करते हैं पढ़ाने के दरमियान।
दूसरा एग्जाम्पल हमारा एम आई अ टीचर, दिस इज द सेकंड, हेयर आई हैव पुट फुल स्टॉप, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. Whenever question is asked, we generally put at the end of question sentence question mark. So this is a second very important point. Third point is there should be proper order of sentence. तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक वाक्य का, एक इंग्लिश सेंटेंस का एक पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है. जो सेंटेंस के शुरू में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, बीच में वर्ब का प्रयोग करते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं. तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें. सबसे अहम बात नंबर 1, सेंटेंस जो शुरू होगा, पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा. जब सेंटेंस आखिर होगा तो उससे हम लोग फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे. अंत तीसरा जो अहम पॉइंट यह है कि हम लोग पहले सब्जेक्ट लगाएं, वर्ब लगाएं, ऑब्जेक्ट लगाएंगे. इसका चर्चा हम लोग विस्तार से नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, लेकिन आप लोगों को इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है. अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, आप इसे बार बार किताब में देखेंगे, अभ्यास करेंगे और यह पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा. अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम लोग एक वाक्य बोलते हैं, जब हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं, जब हम लोग अपने इमोशन को, अपने थॉट को, आइडिया को, उसको एक्सप्रेस करते हैं वर्ड की सहायता से, बहुत सारे वर्ड मिलकर सेंटेंस बनते हैं. तो अब बच्चों उसको हम लोग एक वाक्य को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. एक वाक्य को, एक सेंटेंस को 2 हिस्सा में डिवाइड किया जाता है. जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड पर, द माउस ईट चीज. माउस जो हो गया हमारा ये नेमिंग पार्ट है. अगर ये माउस किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, अगर किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी एनिमल के बारे में कुछ कहा जाए तो उसे हम लोग ग्रामर की जबान में सब्जेक्ट कहते हैं. और सब्जेक्ट जो हमारा नॉर्मली नाउन और प्रोनाउन होता है, लेकिन और सारी चीजें होती हैं वो हम लोग अपने अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन मुख्य रूप से आप समझे कि सब्जेक्ट जो हम लोगों का होता है वो नाउन और प्रोनाउन होता है. जैसे द माउस नाउन है ये, और ये दूसरा जो पार्ट हमारा है एक्शन पार्ट है. जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए, माउस क्या करता है, क्या खाता है, तो ये क्या हुआ, इसे हम लोग एक्शन पार्ट को कहते हैं. ये आपका जो है प्रीडिकेट हो गया, क्योंकि ये इसे हम लोग वर्ब पार्ट भी कहते हैं और इसे नाउन पार्ट भी ग्रामर की भाषा में कहते हैं. अब देखते हैं और इसे हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं. राम टीचर्स इंग्लिश. तो राम हमारा जो यहां है, ये क्या हुआ बेटा, ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि किसके बारे में, कौन अंग्रेजी पढ़ाता है, हु टीचर्स इंग्लिश, राम पढ़ाता है. राम एक व्यक्ति का नाम है, एक पर्सन का नाम है, इसलिए यहां राम जो हुआ वो एक सब्जेक्ट हुआ. टीचर्स इंग्लिश क्या पढ़ाता है, वो अंग्रेजी पढ़ाता है. इसमें सबसे अहम चीज है टीच, वर्ब पार्ट इसमें आया, हमारा एक्शन पार्ट है, तो ये प्रीडिकेट हो गया. और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि सब्जेक्ट को नॉर्मली हम लोग कहते हैं एक्शन डूअर. मतलब कि ये बताता है कि सब्जेक्ट वाक्य में कौन काम कर रहा है, कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये एक परफॉर्मर होता है. इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, नाउन पार्ट कहते हैं. और जो कुछ भी वर्ब के बारे में कहा जाएगा उसे नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, प्रीडिकेट कहते हैं. तो इसकी जो एक परिभाषा जो है डिफाइन जो किया गया, ताकि आपको जहन में बात समझ में आ जाए, आपको किसी ढंग की डाउट नहीं रहे. जो द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द पर्सन, थिंग एंड प्लेस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी प्लेस के बारे में, किसी थिंग के बारे में जो कुछ कहा जाए. पटना, गया इज इंटरनेशनल सिटी, तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है, गया के बारे में कहा जा रहा है. आनंद कुमार इज ए डायनामिक डीपीओ, किसके बारे में कहा जा रहा है,
अनंत कुमार के बारे में कहा जा रहा है। आलोक कुमार इज माय फ्रेंड, किसके बारे में कहा जा रहा है? आलोक कुमार के बारे में कहा जा रहा है। अभिषेक सर टीचर्स इंग्लिश, किसके बारे में कहा जा रहा है? अभिषेक सर के बारे में कहा जा रहा है। तो जो कुछ भी किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए, किसी प्लेस के बारे में कहा जाए, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, किसके बारे में कहा जा रहा है? यहां काउ के बारे में कहा जा रहा है। तो ये आप लोग समझ लें कि सब्जेक्ट जो शुरू होता है वो उस वाक्य के शुरू में आता है, और ये परफॉर्मर होता है, काम करने वाला होता है, एक्शन डूअर होता है। और जो कुछ भी वर्ब के बारे में कहा जाएगा, आखिरी पार्ट वो प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट में हम लोग वर्ब भी देखते हैं, उसमें वर्ब होता है। तो मुझे आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कंसेप्शन जो ग्रामर में है आप समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और अब हम लोग अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये, अंग्रेजी का सबसे बुनियाद फाउंडेशन का कंसेप्शन होना बेहद जरूरी है, ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ने में रुचि लगेगा, आपको इंटरेस्ट, अंग्रेजी एक फन हो जाएगा। और अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देंगे, इससे कंफ्यूजन पैदा होगा और आपको अगला क्लास में परेशानी होगी। इसलिए आप लोग की समझदारी के लिए, आप लोग के कंसेप्शन के लिए हमने जो ये बेसिक एलिमेंट्री कंसेप्ट ग्रामर का जो बताना चाह रहा हूं, ताकि आपका कंसेप्शन क्लियर हो जाए और आप आगे का जो चैप्टर को बेहतर ढंग से समझ सके। ऐसे आप जानते हैं कि एक सेंटेंस के नॉर्मली क्या क्या पार्ट्स होते हैं। हमने अभी बताया था कि एक सेंटेंस क्या होता है, फिर मैंने डिस्कस किया कि एक सब्जेक्ट के नॉर्मली दो हिस्सों में बांटा गया, लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावा भी और बहुत सारे चीजें होती हैं, जो मैं आप लोगों को इस स्लाइड के माध्यम से समझाना चाहता हूं। और आशा करते हैं कि मैंने आसान शब्दों का प्रयोग किया है, आप आसानी से समझेंगे और इसे नोट करेंगे। जैसे कि मैंने अपने पिछले स्लाइड में आप लोगों को समझाया था सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट एक्शन डूअर होता है, इसका पोजीशन नंबर 1 है, वाक्य के शुरू में होता है, इससे यह काम करने वाला होता है। दूसरा चीज जो वर्ब है, ये अंग्रेजी का दिल होता है, यह सबसे ग्रामर का महत्वपूर्ण वर्ड होता है, और इसका जो स्थान 2 नंबर में प्रयोग इसका होता है। वर्ब को ग्रामर में हम लोग एक्शन वर्ड कहते हैं, लेकिन जब मैंने पिछली क्लास लिया था तो इसे एक्शन ही वर्ड नहीं कहा था। मैंने 3 बातें आप लोगों को बताई थी, वर्ब स्टेट बताते हैं, पोजीशन बताते हैं और एक्शन बताते हैं। लेकिन यहां वर्ब एक्शन वर्ड है, बहुत ही ग्रामर का इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इस पर आपको बहुत महारत करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करने की वर्ब की, ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ने में मजा आए। क्योंकि हर वाक्य में कोई ऐसा वाक्य नहीं होता है जिसमें वर्ब नहीं होता है, इसलिए वर्ब को सेंटेंस का इंटीग्रल पार्ट कहा गया है। इसे आप लोग बेहतर ढंग से समझेंगे। तीसरा जो पॉइंट हमारा जो है बच्चों, वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, जब हमने सब्जेक्ट समझ लिया, वर्ब समझ लिया, तो अब पोजीशन आता है ऑब्जेक्ट का। 3 मेजर कंपोनेंट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो नॉर्मली होते हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करता है। ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब बेटा उसे कहते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये जनरली कंसेप्शन है, तो इस पर बहुत सारे उदाहरण भी मैं दूंगा। जैसे मैं बताऊं, आई टीच इंग्लिश, तो इस वाक्य में आई सब्जेक्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है? मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। बेटा मैं क्या कर रहा हूं आप लोग के बीच में आज? मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाना मेरा एक एक्शन हो रहा है, इसमें हमारा बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, मैं अपने जबान से, मुंह से बोल रहा हूं, ये एक्शन का काम हो रहा है, इसीलिए इसमें टीच वर्ब हुआ। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? व्हाट आई एम टीचिंग इन द क्लास? आई एम टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट हियर। अब इसी का जो आखिरी रूप है कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल को थोड़ा समझ लें। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट जो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब के मीनिंग को पूरा करता है। जैसे इज, एम, आ, वाज, व, ये सारे जो वर्ड आते हैं, इसके जो मीनिंग बनाने में जो पूरा होता है उसे हम लोग
कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ये सबसे अहम चीज है। फिर अगला पॉइंट हमारा है एडवर्बियल। ये सेम एडवर्ब जैसा है, ये एडवर्ब का रूप है ये, क्योंकि मैंने पढ़ा था पिछले क्लास में कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब का एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, इसलिए इसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। कम हेयर, हेयर इज एडवर्बियल। गो देयर, सिट हेयर, these are the adverbials। तो ये सारी चीजें अंग्रेजी की बुनियाद है, ये बेस है, फाउंडेशन है, क्योंकि आपको जो इंटरमीडिएट में जो पढ़ाई करनी है, टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सारे कंसेप्ट को अगर क्लियर रहेगा आपका, तो आपको भविष्य में किसी यू विल नॉट फील एनी डिफिकल्टी, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, यू विल इजिली ग्रास्प एंड अंडरस्टैंड द टेंस very clearly। So I think all of you have must understood what is subject, what is a verb, what is a object, what is a complement, what is adverbial। तो ये बिल्कुल सरल भाषा में मैंने तैयार किया था। सब्जेक्ट एक्शन डूअर, वर्ब एक्शन वर्ड, ऑब्जेक्ट इट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लीमेंट इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, एडवर्बियल it gives more information about verb, it is just like adverbs। hope all of you must have understood these things। बच्चे इसे कभी भूलेंगे नहीं, ये हमेशा इसका प्रयोग होगा, इस्तेमाल होगा। इधर एग्जाम्पल देखें आप लोग, ये हमारा इंग्लिश का ये बेसिक पैटर्न है। हिंदी और अंग्रेजी दो अलग भाषा है, टू आर एंटायर डिफरेंट लैंग्वेज। इसमें आप समझ लें, यूं समझ लें कि एक अभी मैंने डिस्कस किया था सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक वाक्य में, एक सेंटेंस में ये तीन महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं, तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। एक वाक्य बनाने में हम लोग को जरूरत पड़ती है। सबसे पहला सब्जेक्ट का स्थान, दूसरा वर्ब का, तीसरा ऑब्जेक्ट का। ये जो पैटर्न हमारा है ये इंग्लिश का पैटर्न है, मगर जब हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में इस तरह का इस्तेमाल नहीं होता है। हिंदी में आता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, देन वर्ब। ये अंग्रेजी और हिंदी का जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि हिंदी में हम वर्ब का प्रयोग, जैसे उदाहरण देखें, मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। यह वाक्य देखें आप लोग, कौन आम खा रहा है? हु इट्स मैंगो, तो मैं खा रहा है, तो मैं क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। आम क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। और खाना क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। लेकिन जब हम अंग्रेजी में इसी सेंटेंस को लिखेंगे तो हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। उसे भी समझ ले हम लोग अच्छे ढंग से। मैं को अंग्रेजी में क्या बोलता हूं? आई बोलते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा पोजीशन यहां वर्ब का है, यहां पोजीशन क्या है? वर्ब का है। तो खाना का अंग्रेजी क्या होता है? इट होता है। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। आप देखे होंगे, आप समझ चुके होंगे कि इट जो वर्ब का जो अंग्रेजी स्ट्रक्चर में पैटर्न में इस्तेमाल होता है उसका मिडिल स्थान है। लेकिन जब हम लोग हिंदी बोलते हैं तो उसमें आखिरी में वर्ब लगता है और ऑब्जेक्ट बीच में लगता है। तो ये बच्चों को मैं अक्सर देखता हूं जब वो स्ट्रक्चर बनाते हैं अंग्रेजी का या कोई वाक्य लिखते हैं तो इस तरह की गलती अमूमन करते हैं वो, क्योंकि उन्हें पोजीशन नहीं मालूम होता है कि सब्जेक्ट का स्थान कहां है, वर्ब का कहां स्थान है और ऑब्जेक्ट का क्या स्थान है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको समझना बेहद जरूरी है। ये आप लोगों के लिए हम लोगों ने अंग्रेजी पढ़ाने से पहले बुनियाद पर फोकस किया है ताकि आपको अगला क्लास आसानी से समझ में आए। तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि ये पैटर्न क्या होता है, इंग्लिश का पैटर्न क्या है। इंग्लिश का पहला पैटर्न सब्जेक्ट, वर्ब,
ऑब्जेक्ट। इसे आप हमेशा याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इस तरह से अंग्रेजी के मेजर 7 बेसिक पैटर्न है, 7 बेसिक पैटर्न है, 7 बेसिक पैटर्न हमारे पास है। ऐसे बहुत सारे बेशुमार पैटर्न हैं, न्यूमरस एग्जांपल्स आई कैन गिव। बट सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट मैंने बताया अंग्रेजी में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन बोलते हैं बोलने वाले को, जैसे आई, वी। जैसे आप बच्चे लोग सुन रहे हैं, हमारा क्लास आज अटेंड कर रहे हैं, आप लोग सुनने वाले हैं, इसीलिए ये सेकंड पर्सन हुआ और तीसरा थर्ड पर्सन हो गया। तो ये सब्जेक्ट आई भी हो सकता है हमारा, वी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, दे भी हो सकते हैं, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, और अभिषेक जी हमारे मित्र हैं, ये भी अभिषेक भी जो है ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब हम लोग वर्ब लगा सकते हैं, कुछ भी लगा दीजिए। आई गो, आई कम, आई टीच, आई राइट, आई लव, मैं जाता। सिंपल है, आप समझ गए होंगे। वर्ब, वी रीड, वी वर्क, वी टीच, वी इंजॉय। यह हमारा पहला पैटर्न है कि सब्जेक्ट और वर्ब से भी हमारा सेंटेंस को अंग्रेजी बोली जाती है। ऐसा नहीं कि हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएं, कभी कभी हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब से भी काम चल जाता है, इसलिए हमारा ये बेसिक पैटर्न हो गया। तो आप समझ गए होंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो नॉर्मली सारे चीज है, ये क्या है बच्चे, ये सारे सब्जेक्ट हैं। किसी आदमी, अभिषेक जी टीचर हैं, ये नाउन हुआ, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। अब हमारा दूसरा पैटर्न है, वो देख ले, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसी का एलेबरेट है, बेसिक पैटर्न अंग्रेजी का यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये बेसिक पैटर्न है। अब इसको हम लोग उदाहरण तौर पर देखेंगे, बहुत से एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। आप बोलिए, आई रीड अ बुक, आई टीच इंग्लिश, आई हेल्प द पुअर, बहुत से एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं। अब मैं बोल सकता हूं कि आई एम राइटिंग a book, Madan is helping the poor। ये अंग्रेजी का पैटर्न है। My mother is cooking food। मैंने 3 सेंटेंस लिखा उदाहरण के तौर पर, ये सारे सेंटेंस हो गए, क्योंकि वर्ड के कॉम्बिनेशन को सेंटेंस कहते हैं और जो कुछ ना कुछ मान ही देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आई हुआ, आई के किसके बारे में, आई एम राइटिंग अ बुक, आई एम राइटिंग ये वर्ब हो गया, अ बुक ये ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, ये वर्ब का हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब पार्ट हो गया। इसी तरह से मदन इज हेल्पिंग द पुअर, अब हु लगाकर सब्जेक्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हु, व्हाट और हुम लगाकर हम लोग नॉर्मली ऑब्जेक्ट को भी फॉलो निकाल सकते हैं। अंग्रेजी मदन इज हेल्पिंग द पुअर, यहां देखिए कौन मदद कर रहा है भाई, इस वाक्य में मदद कौन कर रहा है, मदन नाउन का नाम है, तो ये सब्जेक्ट हो गया ना। समझ गए आप लोग, क्यों हुआ, क्योंकि एक्शन डूअर है, ये काम करने वाला है, ये वाक्य में काम कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो मैंने एलेबोरेट किया था पहले। अब देखिए क्या हो रहा है भाई, क्या काम हो रहा है, हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, एक्शन कर रहा है। कोई जो इसके बिना अगर हम वर्ब को हटा दें तो मीनिंग अंग्रेजी की गोल हो जाएगी। अब मदन द पुअर, नो मीनिंग, इट इज नॉट गिविंग मीनिंग। जिस तरह से एक इंसान का दिल निकाल लिया जाए, हार्ट निकाल लिया जाए, फिर वो इंसान टें कर जाता है। इसी तरह से अगर आप वर्ब को निकाल कर डाल दीजिएगा, मामला गोल हो जाएगा। तो वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड इसीलिए कहा गया है, द पुअर, गरीब लोगों की मदद कर रहा है, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से खाना कौन पका रही है, माई मदर, ये क्या हो बेटा, सब्जेक्ट हो गया। क्या काम कर रही है मेरी मां, कुक कर रही है, कुकिंग जो हो गया हमारा वर्ब हो गया, और फूड जो हो गया वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं समझ चुका हूं कि आप सभी बच्चे
जरूर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझ चुके होंगे, क्योंकि इसी पर पूरा अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन, सारी किताबें, सारा अंग्रेजी का बेस्ड है। आप अपने थॉट को, फीलिंग को, इमोशन को इसको करेंगे। और बहुत से और हमारे पास है, आप देखिए यहां बोर्ड पर, आप समझ चुके हैं, क्योंकि मेन जो पैटर्न होता है वो 3 पैटर्न, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट। अब देख लीजिए यहां शी इज अ टीचर, राइट। तो क्या ये पैटर्न हो गया, शी नॉर्मली प्रोनाउन हो गया, इज वर्ब हो गया, अ टीचर ये क्या हो गया हमारा, नाउन है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि ये स्टेट को बोध कर रहा है, शी इज अ टीचर, इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये नॉर्मली हमारा हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, डबल ओ, किसी वाक्य में हम लोग डबल ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग करते हैं कभी कभी। तो इसमें आई टीच हिम इंग्लिश, तो ये क्या हो गया हमारा, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से शी मेड मी अ टीचर, सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्बियल, शी केम हियर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। बच्चों आप सभी लोग मैं एक फंडामेंटल चीज आपको बताता हूं कि अंग्रेजी अभ्यास से आती है, प्रैक्टिस से आती है। आप जितना महारत अभ्यास करेंगे तो आप सभी बच्चे इस पैटर्न पर जितना अधिक से अधिक एग्जाम्पल लिखेंगे तब आपका कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा। आप सभी इस 7 पैटर्न पर कुछ एग्जाम्पल 5 लिखेंगे ताकि आपका ये जो बेसिक पैटर्न है ये समझ में आ जाए आपको। अब मैं आप लोग को बताता हूं, आप सभी लोग समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अहम चीज है, वो सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस को वर्गीकरण किया गया है, सेंटेंस को बांटा गया है। इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। देयर आर जनरली 4 काइंड्स ऑफ क्लासेस। लेकिन मैं बता रहा हूं लैंग्वेज इज ऑलवेज इवॉल्विंग, लैंग्वेज चेंजेस लाइक ह्यूमन बॉडी। जैसे आप देखिए हमारा शरीर, मैं जब 15 साल का था तो उस वक्त हमारा अलग एज था, अलग पर्सनालिटी थी। जब 20 साल एज हुआ तो मेरा देखिए उस तरह से बदलाव आता बॉडी में। इसी तरह भाषा का भी विकास होता है। तो जो हमारे पुराने ग्रामरियन हैं, जो पूर्ण ग्रामरियन उसे कहते हैं जो ग्रामर का पंडित हो, ग्रामर का विद्वान हो, ग्रामर का एक्सपर्ट हो, उसे ग्रामरियन कहते हैं। वो ग्रामर को, सेंटेंस को 5 भागों में बांटा है उन लोगों ने। लेकिन हमारे जो मॉडर्न ग्रामरियन है वो अंग्रेजी को आसान बनाया है ताकि आप अंग्रेजी आसानी से बोल सकें और लिख सकें और दूसरे की बातों को समझ सकें। उन लोगों ने सेंटेंस को 4 हिस्सों में बांट दिया है। तो यह जानना बेहद जरूरी है कि सेंटेंस हम लोग कितने तरह के प्रयोग करते हैं। तो सबसे जो पहला जो बेटा सेंटेंस का जो नाम होता है वो स्टेटमेंट होता है। आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, माई पेरेंट्स आर लिविंग इन विलेज, आई टीच इंग्लिश एट रंगलाल हाई स्कूल, माई फ्रेंड्स हेल्प मी। अगर ये सारे वाक्य क्या हैं, ये सारे वाक्य जो हैं एक कथन को बयान कर रहे हैं, एक सिंपली स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक अपने दिल को, एक सेंटेंस को अजट करते हैं। तो ऐसे वाक्य को बच्चों हम लोग स्टेटमेंट्स कहते हैं। इसे बहुत नामों से जाना जाता है। इसे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका बहुत सारे नाम है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, स्टेटमेंट हमारे 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव समझ गए होंगे, सकारात्मक अर्थ, और नेगेटिव मीन्स क्या हो गया, नकारात्मक। अगर जब कोई वाक्य पॉजिटिव मीनिंग दे, सकारात्मक, जैसे बोलूं मैं आई एम ए टीचर, ये क्या हुआ बच्चा, ये सकारात्मक दे रहा है कि आई एम ए टीचर, आर यू टीचर, ये एक सकारात्मक मीनिंग दे रहा है, आई एम ए टीचर। इन द सेम वे इसका नेगेटिव हो जाएगा, आई एम नॉट ए टीचर। बोले आई हैव ए पेन, आई हैव नो पेन, नेगेटिव दे रहा है ये मीनिंग। माई मदर टीचर्स एट यूनिवर्सिटी, it is a positive statement. When we turn into negative sentence, my mother does not teach at university, it is a totally negative sentence.
नेगेटिव सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर इस तरह के शब्द का प्रयोग होते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत जरूरी जानना है कि पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहते हैं हम लोग, ये किसी बात को अफर्म करता है। और एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं, जो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दिन भर हम लोग बहुत सारे वाक्यों का प्रयोग करते हैं डे टू डे लाइफ में, बहुत सारी किताबों में, उसमें सबसे जो अधिक वाक्य जो बोले जाते हैं वो स्टेटमेंट बोले जाते हैं। स्टेटमेंट 90% स्टेटमेंट का प्रयोग होता है बच्चों, ये आप जान लें। और हमेशा आपको आवश्यकता पड़ेगी कि पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे हम लोग टर्न करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पर आप लोग अभ्यास करेंगे, मैं एक्सरसाइज भी दूंगा आप लोगों को ताकि आपकी बात को समझ में आ जाए। अब हमारा जो अगला है बच्चों वो क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन का मतलब ही होता है सवाल पूछना। अक्सर आप लोग सवाल पूछते हैं और सवाल पूछने के दो तरीके होते हैं, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन उसे बोलते हैं जिसका जवाब यस और नो में दिया जाए। आर यू टीचर? Yes, I am a teacher. Are you doctor? No, I am not a doctor. Do you live in Gaya? No, I don't live in Gaya. Do you run a school? No, I don't run a school. Do you teach English at Ranglal High School? No, I don't teach Ranglal High School. Are you an NCC officer? Yeah, I am an NCC officer. तो ऐसे वाक्य को हम लोग जो है पॉजिटिव और नेगेटिव समझ गए होंगे। यस नो क्वेश्चन भी आप समझा दिया। और WH क्वेश्चन जो फैमिली होती है इसका व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारे जो आते हैं बच्चे ये इसी श्रेणी में आते हैं। इससे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ये इसका जो जवाब होता है वो एक्सप्लेनेशन टाइप का होता है। व्हाट डू यू टीच? व्हाई डू यू टीच इंग्लिश? आई टीच इंग्लिश बिकॉज आई लव इट। Why have you become a teacher? I have become teacher because I love teaching. I love learning. I have become teacher by choice, by my interest. I have not teacher by default. I am teacher by choice. So इसमें जो WH क्वेश्चन में जो बच्चे जो दिया जाता है आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है एक्सप्लेन हम लोग करते हैं, जवाब देते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो है हम लोग देखें कमांड सेंटेंस, इसे इंपेरेटिव भी कहते हैं। इसे हम लोग पुराने ग्रामर को अंग्रेजी में हम लोग ट्रेडिशनल ग्रामर कहते हैं। तो ट्रेडिशनल ग्रामर में कमांड सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इसमें 4 चीजें अहम चीज बताई जाती है। सबसे पहला चीज ऑर्डर, किसी को ऑर्डर दिया जाता है। हमेशा अपने से सीनियर जूनियर को ऑर्डर देते हैं, गो देयर इमीडिएटली, जल्दी जाओ वहां, कम सून, जल्दी आओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, जल्दी, स्टैंड अप, जल्दी खड़ा हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, डू योर होमवर्क। तो इस तरह के जो ऑर्डर सेंटेंस जो है वो V1 लगाकर ही हम लोग ये करते हैं। वर्ब के बारे में बताएंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी, बहुत सारी चीज। वो दूसरा चीज जो रिक्वेस्ट, 2 वर्ड अक्सर सुनते होंगे आप लोग अपने टीचर से, अपने माता पिता से, अपने सभी, प्लीज और काइंडली। ये 2 ऐसे शब्द हैं जो रिक्वेस्ट को, प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए, प्लीज कम हियर, प्लीज टेल मी योर नेम, प्लीज टेल मी योर एज, प्लीज सिट हियर, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज बोले या काइंडली बोले, इट हैज सिमिलर मीनिंग, दोनों के लगभग समान अर्थ होते हैं। चाहे आप प्लीज बोलिए या काइंडली बोलिए। हमने दिया प्लीज हेल्प मी, किसी भी वर्ब लगाइए, पहले प्लीज और काइंडली लगाइए, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगा दीजिए और अंत में जो लगा सकते हैं, पार्टिसिपल भी लगा सकते हैं। फिर अगला जो है वो एडवाइस है। एडवाइस मतलब समझते हैं आप लोग? सलाह। हमारे बड़े, हमारे गार्जियन लोग, हमारे से अनुभवी लोग वो मुझे सलाह देते हैं, रेस्पेक्ट पेरेंट्स, अपने माता पिता की इज्जत करो, हेल्प द पुअर, ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर सीनियर, लव योर फादर, लव योर मदर, लव योर कंट्री,
तो ये सारे क्या हो गए बेटा, ये सारे एडवाइस हो गए, सलाह हो गए। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है, ये नेगेटिव मीनिंग टाइप होते हैं, किसी में मना करना, ए डोंट गो देयर, डोंट कम हियर, डोंट सिट डाउन, डोंट लाफ इन क्लास, डोंट रिपीट इट, डोंट लगा के बोलते हैं। किसी भी V1 ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हम लोग जो है डोंट लगा देते हैं। ये आप समझ गए होंगे नॉर्मली। तो ये चार चीजें बेटा ध्यान में रखना है कमांड के बारे में। पहला ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रोहिबिशन होते हैं। अब अगला सेंटेंस का कैटेगरी हमारा ये है, ये इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन, कीन विश एंड प्रेयर। एक ऐसा सेंटेंस, बहुत कम ऐसे वाक्य को हम लोग प्रयोग करते हैं अपने सेंटेंस में। एक चीज और याद रखें आप लोग, जो हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस होता है उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं, जो मैं बताया था सेंटेंस की खूबी कि। दूसरा क्वेश्चन सेंटेंस जो होता है उसमें क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, और हमारा जो कमांड सेंटेंस होता है उसमें हम लोग फुल स्टॉप ये लगाते हैं। और ये साइन जो देख रहे हैं आप सभी बच्चे, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं। तो इसकी पहचान यही है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क, व्हाट ए नाइस डे, सरप्राइज, व्हाट ए ब्रिलियंट टीचर, दिस इज सरप्राइज, इट इज ए काइंड ऑफ सरप्राइज, ओह व्हाट ए। सेकंड ब्रेवो, वाओ सरप्राइज फीलिंग्स। मे गॉड हेल्प यू, कुछ अचानक कुछ, ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड, आई फेल्ड इन माई एग्जाम, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड मीन्स सरप्राइज। मे गॉड हेल्प यू, ये क्या हो गया, प्रेयर हो गया, एक तरह का विश हो गया, अल्लाह भगवान आपकी मदद करे, सहायता करे। हमेशा हम लोग किसी के लिए प्रेयर करते हैं, विश करते हैं। तो जो इमोशन और फीलिंग, प्रेयर और विश का जो बोध कराते हैं बच्चों, वो सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो आप सभी बच्चे आज समझ चुके होंगे कि नॉर्मली सेंटेंस हमारा 4 तरह का है। आप देख लीजिए, आप यहां देखिए ताकि समझिएगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव। डिक्लेरेटिव को ही हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं, इसे ही हम लोग, इंट्रोगेटिव को ही हम लोग क्वेश्चन कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए और इंपरेटिव सेंटेंस हो गए। ये आप सभी बच्चे समझ चुके होंगे, क्योंकि वाक्य को हम लोग अध्ययन, जो आपका सिलेबस 11th का है, ग्रामर का है, वो मुझे शुरू करना है, ताकि मैं उसका आप लोगों को बेस बना रहा हूं, बुनियाद बता रहा हूं, ताकि आप इसको बेहतर ढंग से समझें और किसी ढंग की आपको परेशानी नहीं हो, और ज्यादा से ज्यादा समझें। अब मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, जो आप लोग इसे कंप्लीट करेंगे। ये सारे वर्ड्स हैं जो ऑर्डर में नहीं है, जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इसको आपको अरेंज करना है, ऑर्डर करना है। फ्रेंड्स, बुक्स, आर, तो इसको मीनिंगफुल बनाना है। देख रहे हैं ये वर्ड है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन मीनिंग नहीं दे रहे हैं वर्ड, तो ये सेंटेंस इसे हम लोग नहीं कहेंगे। इसको बना सकते हैं बुक्स आर फ्रेंड्स। तो आप समझ चुके होंगे, पहला जो ये है इस बनाएंगे आप लोग इस तरह से जंबल सेंटेंसेस। दूसरी बात, मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस। मैंने आपको बताया कि वाक्य 4 तरह के होते हैं। स्टेटमेंट, ये आइडेंटिफाई करना, रेनू इज राइटिंग ए लेटर, ये सिंपल स्टेटमेंट हुआ बच्चों, ये हमारा स्टेटमेंट है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न, क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसे आप अपने अध्याय में हल करेंगे, ताकि आपको कंसेप्शन समझ में आ जाएगा। फिर आप लोगों के लिए तीसरा एक्सरसाइज मैंने जो बनाया है, जो पढ़ाया था मैंने, उसको डील किया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट समझते हैं कि क्या होता है, प्रेडिकेट भी समझते हैं। तो इसे आपको इस एक वाक्य को 2 हिस्से में डिवाइड कर देना है, पार्ट कर देना है, और ताकि आपको समझ में आ जाए क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने आपको बताया था
कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडवर्बियल क्या होते हैं। ये सारे चीज आप इसे सॉल्व करेंगे। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो गया गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान है, बोन है। आप हमारी क्लास को ध्यान से सुने और साथ ही साथ जो हमारा गया गाइडेंस का यूट्यूब चैनल है वहां जाएं, उसे लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमेशा क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और गया एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्रयास है कि हमारे जिले ही की नहीं, हमारे राज्य के सभी बच्चे बेहतर क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करें। ये आप लोगों के लिए सारा इंटरमीडिएट का कंप्लीट सिलेबस डिजाइन किया गया है इंटरेस्टिंग वे में, और बहुत ही हर सब्जेक्ट के हमारे यहाँ विद्वान टीचर हैं जो आपको आसानी से बताएंगे। और आपको हमारे क्लास में अपना पर्सनल फीडबैक दें, उसमें कमेंट सेक्शन में जाएं, अपने कमेंट लिखें, आपको क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्या बातें समझ में नहीं आई। मैं कमेंट सेक्शन पर जाके आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। और इस तरह से ये आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को इसके बारे में बताएं ताकि हम लोग आपकी समस्या को दूर कर सके। और हम लोगों का प्रयास है कि आपका आने वाले परीक्षा में आप अपने जीवन में ऊंचा से ऊंचा मकाम हासिल करें, ताकि हम लोग जैसे शिक्षक आप पर गर्व महसूस करें आपकी पढ़ा अचीवमेंट को देकर। और थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास। हैव ए वंडरफुल डे।